नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सैलरी और पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। असल में 8वें वेतन आयोग में नए अधिकारी की एंट्री हो गई। अब कौन है वो अधिकारी, कितने साल तक वे 8वें वेतन आयोग में अपनी सर्विसेज देंगे, उनका क्या अनुभव है, सब कुछ जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। सर, आपको मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की, इसके बाद चर्चा करेंगे देशव्यापी हड़ताल की और अंतिम में चर्चा करेंगे एचडीएफसी बैंक में होने वाले बड़े बदलाव। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, कल तक जो हम लोग बात कर रहे थे कि 8वें वेतन आयोग की जो बात आ रही थी कि जिस तरह से नया फिटमेंट फैक्टर की बात सामने आ रही थी, मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर की बात आ रही थी, उसको हम लोगों ने डिकोड करने की कोशिश की। लेकिन कल सर, आफ्टर देहरादून एंड दिल्ली, पुणे में कल एक मीटिंग हुई जो स्वाभाविक थी। उसमें क्या आउटकम्स आए वो भी हम समझने की कोशिश करें। किसी बीच एक ताज़ी खबर ये आ रही है सर कि नए अधिकारी की एंट्री होगी, नए आईएएस आए हैं। क्या है वो खबर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, बिल्कुल विशाल। देखिए, 8th पे कमीशन का कामकाज अब रफ्तार एक तो पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं और मीटिंगों का सिलसिला जारी है। दिल्ली में बड़ी मीटिंग हुई, देहरादून में मीटिंग हुई और अब पुणे में 2 दिन मीटिंग हुई है। और इस सब में जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी संगठन हैं, उनका क्या मत है, उनकी क्या डिमांड्स है, उस सबको समझने की आयोग कोशिश कर रहा है जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार को जिस हिसाब से अब काम तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, सरकार को शायद इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि आयोग में एक और कोई ऐसा सदस्य होना चाहिए जो कि वित्त मामलों का जानकार हो, जिसके पास पॉलिसीज़ बनाने का, पर्टिकुलरली फाइनेंस रिलेटेड या फिस्कल पॉलिसीज़ बनाने का जिसके पास बड़ा अनुभव हो, ऐसे किसी अधिकारी को, ऐसे किसी सदस्य को नियुक्त किया जाए जी। और इसी क्रम में सरकार ने ब्रजेंद्र नवनीत को एडिशनल सेक्रेटरी बनाया है, अतिरिक्त सचिव बनाया है 8वें वेतन आयोग में। 1999 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और वित्त मंत्रालय से जुड़े मामलों को देखते रहे हैं। WTO में बड़ी भूमिका वो लंबे वक्त तक निभा चुके हैं, राजदूत रहे हैं WTO में। जी, तो उनकी भूमिका केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने में कहा जा रहा है कि बड़ी अहम मानी जा रही है। नियुक्ति को मंजूरी अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने दी है। आदेश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, यानी जिसको कि आप DOPT के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा जारी किया गया है। वो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में, यानी जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है, उसके तहत ये काम करेंगे। और क्या इनका टेन्योर होगा सर? तो 4 साल कुल कार्यकाल इनका 4 साल है, या अगले आदेश तक जो भी हो। जैसा हम लोग मान लीजिए कोई चिट्ठी नहीं आ जाएगी तो नहीं कह सकते। लेकिन 1999 बैच के आईएएस अफसर हैं, तमिलनाडु कैडर से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में इनका जो पद है वो तमिलनाडु में IT और डिजिटल सर्विसेज विभाग के प्रधान सचिव हैं। तो अनुभव इनका, जैसा कि आपने कहा कि PMO में निर्देशक हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व थी। अब एक तरह से जो तमिलनाडु काडर है, वहाँ से इनको प्रतिनियुक्ति पर एक तरह से सीधा 8th पे कमीशन में सरकार ने इनको भेजा है। जी सर, लेकिन अब आगे भी 2-3 मीटिंग शेड्यूल्ड हैं। कहा जा रहा है कि पूरा मई वो पूरा मीटिंग से भरा हुआ है। उसके बाद जून तक भी बात आगे जाती हुई दिख रही है। और जो दिल्ली, देहरादून और जो पुणे की मीटिंग के आउटकम्स हैं, उनको अगर हम समराइज़ करना चाहें, आपसे अगर समझना चाहें, तो क्या रहा मीटिंग का आउटकम सर? नहीं, देखिए, मीटिंग्स जो चल रही हैं उसमें आयोग और ख़ास तौर पर आयोग की जो अध्यक्षा हैं रंजना प्रकाश देसाई, वो लगातार कर्मचारियों से मिलकर उनकी समस्याएं, उनकी वर्किंग कंडीशंस को और उसके साथ उनकी डिमांड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा आयोग, उसके मेंबर जो हैं, सेक्रेटरी, वो तमाम जो पैनल है पूरा, वो लोगों से उनके जगहों पर, अलग अलग जगहों पर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। और विशाल, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि संभवतः ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतने लार्ज स्केल पर लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं, लोगों से बात की जा रही है, उनके कामकाज की परेशानियों को, दिक्कतों को, उनकी डिमांड्स को समझने की कोशिश की जा रही है। और ये बात पहले भी आई थी कि सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जो कामगार हैं, जो कर्मचारी हैं सरकार के, उनके रोल्स अलग अलग हैं, उनके रिस्क अलग अलग हैं, वर्किंग कंडीशंस अलग अलग हैं। तो ऐसे में कोई एक फॉर्मूला, कोई एक चीज़ सारे लोगों पर लागू कर दी जाए, वो उचित नहीं होगा। और इसी वजह से मुझे लगता है कि आयोग अलग अलग स्पेक्ट्रम के जो कर्मचारी हैं उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्या और उनके कामकाज, उनका काम क्या है,
कैसे काम करते हैं, उनकी दिक्कतें क्या है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ठीक बात कही सर, जिस तरह से जो मल्टीपल फिटमेंट फैक्टर वाली बात जो सामने आ रही है, उसको देखते हुए भी जो है रंजना प्रकाश देसाई जो हैं वो सोचती होंगी कि भाई धरातल पर भी जाकर चीज़ों को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें अब देखिए यहीं से ये बात भी निकल के आती है कि हो सकता है कि जब सिफारिशें आएँ तो अलग अलग विभागों के हिसाब से अलग अलग रिकमेंडेशंस भी हो सकती हैं। ओके। जिनका कामकाज का जो हजार्डस हैं, यस, तो वो चीज़ें अब आयोग की सिफारिशों में मेंशन हो सकती हैं। विभागों के हिसाब से भी हो सकता है कुछ अतिरिक्त सिफारिशें यहाँ पर आती हुई दिखाई दें। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो फिटमेंट फैक्टर का जो गणित है वो अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता हुआ जा रहा है सर, फ्रॉम 2.57, 2.86, 3, सवा 3, 3.83, अब 4.38, कहाँ तक मतलब ये सेटलमेंट होता हुआ दिखेगा सर आपके हिसाब से? देखिए सेटलमेंट कहाँ पे होगा ये तो सरकार और 8वें वेतन आयोग पर डिपेंड करेगा कि उनको ओवरऑल जब इसको तय करने के लिए बैठेंगे तो क्या एक रेशनल अप्रोच लेकर उसकी क्या जो दायरा है वो तय किया जाएगा। लेकिन डिमांड्स की जहाँ तक बात है, मेमोरेंडम की जहाँ तक बात है, उसमें पिछली बार से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर की डिमांड हर नई डिमांड में होकर आता हुआ दिखाई दिया है हम लोगों को। शुरुआत आप देखिए कहाँ से हुई थी और अब 4.38 की सबसे बड़े फिटमेंट फैक्टर की सबसे ऊंचे की बात कही जा रही। तो मैं ये मानता हूँ कि जो कर्मचारी संगठन है, जाहिर तौर पर उनके पास उनका अधिकार है कि वो अपनी डिमांड्स, अपने कामकाज, इस सब से जुड़ी चीज़ों को आयोग के सामने रखें। 10 साल में पहली बार ऐसा मौका आया जब इतना आपको मैं कहूँगा कि इतना बड़े लेवल पर, वृहद स्तर पर, व्यापक तौर पर कर्मचारियों के साथ कंसल्टेशन प्रोसेस की जा रही। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी इस तरह से की गई। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पे कि आप सीधा रूबरू हो रहे हैं, कर्मचारियों से मिल रहे हैं, उनसे जान रहे हैं उनकी बात, और उसके आधार पर जब इतना व्यापक कंसल्टेशन होगा तो इसके आधार पर जब सिफारिशें भी आएंगी वो ज़्यादा रेशनल और ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होंगी। आज ही मेरी बात हो रही थी सर कन्वीनर जो है NCJCM से गोपाल मिश्रा साहब से, उन्होंने भी ये बातें कही कि नहीं बड़ी अच्छा रुझान रहा विशाल जी। बातचीत जब हुई 28 तारीख की मीटिंग का, जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो नहीं बहुत अच्छा रुझान रहा, उनकी तरफ से भी जो है रिस्पॉन्स अच्छा आया। वो ये भी कहते हुए दिखे कि जो सुझाव मैंने दिए या तमाम जितने पक्ष लोगों ने दिया उनको वो स्वीकारा गया। जैसे कहा गया कि देखिए भाई हम अपनी राय नहीं जमा कर पा रहे हैं, नहीं पुट ऑन कर पा रहे हैं, डेडलाइन को बढ़ा दीजिए, तो 31 मई कर दी गई। फिर उनका सुझाव था कि तमाम राज्यों में आप विजिट तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ जितने लोग आपसे मिलने आ रहे हैं उनको भी कायदे से समय दीजिए, उनकी बातों को सुनिए। तो वो भी देखने को मिल रहा है। तो वो कहते हुए दिख रहे हैं कि नहीं सब कुछ और पॉजिटिव नोट है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने देश भर में 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल जो है 25 और 26 मई 2026 को होगी। कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी हक, बेहतर कामकाजी माहौल और स्टाफ और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं। यह हड़ताल देखिए अखिल भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ ने बुलाई है। उनका कहना है कि कर्मचारियों की कई समस्याएं अब तक हल नहीं हो पाई और पुराने समझौतों को ठीक से लागू नहीं जो है किया गया। प्रवीण सर, 2 मई 2026 को SBI चेयरमैन को भेजे नोटिस में कहा गया कि वर्कमैन कैटेगरी के कर्मचारी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के तहत हड़ताल करेंगे। क्या है ये पूरा मामला? देश का सबसे बड़ा बैंक अगर बैठ जाएगा, और मैं डेट का आज देख रहा था जैसे ये खबर लिखा तो आगे पीछे अगर मैंने देखा तो सैटरडे संडे भी पड़ रहा है सर, 4 सैटरडे शायद, तो मतलब लगी 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। नहीं, ये देखिए आम खाताधारक बैंकों से जुड़े जो जिन लोगों का काम है, ख़ासतौर पे SBI में जिनके खाते हैं, उन सब के लिए ये 2 दिन बड़े परेशानी वाले साबित हो सकते हैं अगर ये जो आपकी स्ट्राइक का जो आह्वान किया गया है इसको वापस संगठन नहीं लेते। और ये चीज़ इस लिहाज से महत्वपूर्ण भी है कि जो तमाम मांगे रखी हैं संगठन ने वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पुराने वक्त से और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आ रही हैं। मसलन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को न रखना, जिन पदों को परमानेंट जो पोजीशंस हैं, जो पद परमानेंट है उस पे संविदा पे या कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर्स को रखा जाना, ये चीज़ है। एक बहुत बड़ा मसला इसमें जो मेरी समझ में आया वो है कि जो बैंक के कर्मचारियों पर स्ट्रेस का लेवल है, इसको लेके पहले भी कई बार अलग अलग बैंक से अलग अलग जो संगठन हैं उनकी तरफ से डिमांड उठाई गई कि साहब एक जो कर्मचारी है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है।
इस जो हड़ताल है इसमें एक मसला इस बात का भी है कि साहब जो स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए स्टाफ को बढ़ाया जाए। तो बैंकों ने दरअसल अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए और बहुत सारा काम चूँकि डिजिटल हो गया है, स्टाफ को में उस लेवल पर रिक्रूटमेंट नहीं किए। जो भर्तियों की एक समस्या है वो बैंकों के, तो वो भी यहाँ पे एक समस्या दिखाई दे रही है। सर पेंशन वाला भी मामला है इसमें है, तो वो वाला भी बात हम आपसे समझना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि खुद से चुनने का अधिकार होना चाहिए मेरा, अपना जो पेंशन फंड मैनेजर जो है, वो क्या मामला है सर, उसको भी समझाइए। उसमें एक डिमांड ये की गई कि एनपीएस का जो फंड मैनेजर है उसको बदलने का ऑप्शन यहाँ पर इनको मिलना चाहिए। जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनके पास इस तरह की आज़ादी है कि आप अपने जो पेंशन फंड है मैनेजर उसका चुनाव कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। और अब बैंक कर्मचारियों ने इस बात की मांग की है कि साहब उनको भी पेंशन का जो एनपीएस का फंड मैनेजर है वो बदलने की इजाज़त वहाँ पे मिलनी चाहिए विशाल जी। इसके अलावा सर गलत क्रॉस सेलिंग जो है वो बंद करने की बात कही जा रही है, इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसको लेकर बताइए, लगता है फटका जो पड़ रहा है निर्मला सीतारमण जी से, लगता है कि बैंक भी अब जो है सुधरने की बात कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कर्मचारियों ने देखिए ये डिमांड की है कि साहब मिस सेलिंग जो हम करते हैं या जो कराई जाती है मिस सेलिंग उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये एक और स्ट्रेस की वजह बनता है कर्मचारियों में। और जब कर्मचारी संगठन इस बात की, वो एसबीआई के जो स्टाफ फेडरेशन है, जब वो इस बात को उठा रहा है, इसका मतलब कर्मचारी संगठन ये कहना चाहते हैं कि साहब हमारे ऊपर दरअसल मैनेजमेंट की तरफ से इस तरह के प्रेशर होते हैं कि आप किसी प्रोडक्ट को या किसी टाई अप के चलते किसी प्रोडक्ट को मिस सेल कीजिए, उसके टारगेट्स को अचीव कीजिए। तो ये जो एक व्यापक समस्या है इसका दरअसल अब ओनस जो है वो मैनेजमेंट पर डालने की यहाँ कोशिश की गई है कि ऊपर से जो ऑर्डर हैं उसको हमको फॉलो करना पड़ रहा है, फिर मिस सेलिंग की जाती है और इस वजह से फिर जब बाद में शिकायतें आती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, तो वो कर्मचारी के लिए एक मुश्किल पैदा होती है। तो सीधे तौर पर इसको ख़त्म करने की यहाँ पे डिमांड की गई है। चलिए, अब हड़ताल से पहले का भी जो एक टाइमलाइन आया है उसको भी मैं समझा देता हूँ। जैसा कि कल जो कहा गया कि लंच टाइम में जो है प्रदर्शन किया गया 7 मई को, यानी जो कल कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। 11 मई को देशव्यापी प्रदर्शन है। 19 मई को जो है कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री को जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके अलावा 21 मई को प्रधानमंत्री को भी जो है वहाँ उनको भी जो है ज्ञापन सौंपने की बात कही जाएगी। अब जाते जाते आपके फ़ायदे की बात कि कस्टमर्स पर क्या असर पड़ेगा, तो ये भी जान लीजिए। चेक क्लियरेंस में सर थोड़ा जो है देरी हो सकता है, कैश जो है डिपॉजिट करने में और या उसको निकालने में थोड़ी सी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जो है ब्रांच से जुड़े जितने भी काम काज, जैसे केवाईसी वाले मामला है, पासबुक को अपडेट कराना है या ड्राफ्ट अगर आपको बनाना है, तो वो थोड़ा सा मामला जो है ठंडा पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन क्या क्या चालू रहेगा, एक्टिव रहेगा, ये भी जान लीजिए। नेट बैंकिंग आपका काम करेगा, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सेवाएं जो हैं कोशिश की जा रही है कि वो दुरुस्त रहे। तो चलिए, अगर आपके लिए एक और ज़रूरी सलाह कि 23 से 26 मई के बीच का जो काम है थोड़ा सा पहले ही निपटा लीजिए, तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक में जो है इस वक्त सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। ऊपर से शांत दिखने वाला जो सिस्टम है, अंदर से बड़ा बदलाव जो है उसमें देखने को मिल रहा है। चेयरमैन का अचानक इस्तीफा, उसके बाद अस्थायी नियुक्ति और अब जून तक नए चेयरमैन की तलाश। ये सिर्फ एक पद बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि बैंक की गवर्नेंस, भरोसे और ट्रांसपेरेंसी की असली परीक्षा बन चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बढ़ती निगरानी और लगातार हो रहे बैठकों के बीच सवाल यही है कि क्या देश का सबसे बड़ा लेंडर जो है इस चुनौती से और मजबूत होकर निकलेगा, या बदलाव जो है आगे और भी देखने को मिल सकता है। और सर इसी के साथ अगर मैं कल की भी कहानी को जोड़ दूं सर, जो आपने आदेश दिया था कि विशाल इंडस्ट्रियल बैंक की भी कहानी आप करिए, वहाँ भी एक बड़े बड़े मैनेजमेंट जो है रिसफल की बात कही देखने को मिल रही थी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और तमाम, उसकी लिस्ट भी मेरे पास है। तो ये तमाम बैंकों में चल क्या रहा है सर, ओवरऑल बड़ी पिक्चर जो है, द बिगर पिक्चर, उस पर हम आपसे बात करना चाहिए। नहीं, देखिए एचडीएफसी बैंक को लेकर 2 बड़ी खबरें हैं। एक खबर ये है कि एचडीएफसी बैंक जो अपने जो अतानु चक्रवर्ती ने मार्च में इस्तीफ़ा दे दिया था, उसके बाद अब बैंक अपने नए चेयरमैन को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है और माना ये जा रहा है कि जून में ये अपॉइंटमेंट हो सकता है। अभी केकी मिस्त्री को टेम्परेरीली काम सौंपा गया इसका, जब ये पूरा मामला एक तरह सामने आया, जिसमें बैंक के शेयरों में अच्छी खासी 13-14% की गिरावट आई। लगभग $16 बिलियन का बैंक का मार्केट कैप जो है वो डाउन हुआ। और उसके बाद केकी मिस्त्री को इसकी पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई। रिजर्व बैंक का जैसा आपने बताया कि रिजर्व बैंक ने डे टू डे एक तरह से मॉनिटरिंग बैंक की स्टार्ट की।
रिजर्व बैंक को सामने आना पड़ा, बोलना पड़ा कि HDFC बैंक में ऐसी कोई कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं है। जबकि अतानु चक्रवर्ती ने जब रिज़ाइन किया था तो उन्होंने कहा था कि जो उनके एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ हैं उसमें और बैंक की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके बीच में एक फ़र्क है। जिस तरह की काम किया जाना चाहिए, ज़्यादा एलैबोरेट उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि बैंक उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से बैंक को काम करना चाहिए, इस तरह का था। और उसके बाद बैंक ने लॉ फर्म्स को एंगेज किया, आपका वाडिया ट्राई लीगल, वाडिया एंड गांधी एंड कंपनी, इस तरह की, और एक विदेशी लॉ फर्म को भी एंगेज किया। तो अब बड़ी कहानी ये है कि चूंकि टेम्परेरी रोल में केकी मिस्त्री थे और माना ये जा रहा है कि उनको परमानेंट जो है बैंक का चेयरमैन नियुक्त करने के लिए संभवतः बैंक तैयार नहीं है, क्योंकि वो बैंक में पहले रह चुके हैं। ऐसे में उनका और बैंक का एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मसला हो सकता है जी। इसलिए नए बैंक के चेयरमैन की तलाश जारी है और जल्दी ही जून तक इसको मामले को कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन इसने कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर, बैंक के कामकाज को लेकर, इसको लेकर बड़े मसले खड़े किए विचार। सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इंडसइंड बैंक वाला मामला भी क्या जोड़कर इस कहानी में देखा जाए, क्योंकि पूर्व CFO साहब ने 70 करोड़ का जो है वो फिर से जो बिल्कुल वहाँ भी मैनेजमेंट में बदलाव है और जिस तरह से CFO को हटाया गया उसके बाद उन्होंने अब आकर पार्टी बना दिया है रिजर्व बैंक को भी। असल में बड़ी चीज़ ये है, और बैंक को पार्टी बनाया कि उनको गलत तरीके से टर्मिनेट उनकी सर्विसेज को की गई हैं, जिसमें उनकी जो रेपुटेशन है उसको जो नुकसान हुआ है उसको लेकर और जो उनको बागी लॉस हुए हैं, कुल मिलाकर 70 करोड़ रुपए का उन्होंने एक हर्जाना बैंक से जो है मांगा है। और बैंक पूरा मैनेजमेंट को अपने को चर्न करने की उसमें है ही। तो दोनों चीज़ें हैं अलग, लेकिन कहीं ना कहीं कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेके इसके तार आपस में, तमाम बैंकों में जो चीज़ें चल रही हैं उसके तार आपस में इस तरह से जुड़ते हुए दिखते हैं विशाल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सोचिए अगर इंटरनेट आपके मोबाइल टावर से नहीं बल्कि सीधे आसमान से आने लगे तो क्या होगा। भारत में डिजिटल क्रांति की अगली लड़ाई अब जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में लड़ी जाने वाली है, और इस रेस में एंट्री लेने जा रहे हैं मुकेश अंबानी, जिनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अब अरबों डॉलर के दाव के साथ LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रही। मकसद साफ है, स्टारलिंक जैसे ग्लोबल दिग्गजों को टक्कर देना और भारत का अपना देसी सैटेलाइट इंटरनेट खड़ा करना। यानी जिस तरह जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में सस्ता डेटा देकर खेल बदल दिया था, अब वैसे ही जो है क्रांति अंतरिक्ष से आने की तैयारी है। लेकिन सवाल यही है प्रवीण सर कि क्या रिलायंस सच में स्टारलिंक को चुनौती दे पाएगा? क्या भारत का जो डिजिटल भविष्य यानी जो फ्यूचर है अब सैटेलाइट्स के भरोसे होगा? और अगर ये कदम इंटरनेट की दुनिया में आया तो नया पावर शिफ्ट लेकर आएगा क्या पूरा? नहीं देखिए विशाल, मामला केवल और केवल स्टारलिंक या अमेजॉन के लियो या और जो दूसरे क्यूपर है, वन वेब है, इनको चैलेंज करने तक का केवल सीमित नहीं। ये कहानी और ये लड़ाई बहुत बड़ी है और लंबी और अलग तरह की लड़ाई है। इंडिजिनस वाला मामला है क्या? हाँ, दरअसल मामला पूरा का पूरा जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, उस पर कब्जा जमाने का एक तरह से मामला है। और सरकार बहुत चिंतित है इस मसले को लेकर। पिछले कुछ महीने में लगातार सरकार कई बड़ी बैठकें इस मामले को लेकर कर चुकी है कि सैटेलाइट स्पेस में किस तरह से भारत का जो है वो एक दबदबा कह लीजिए या भारत का शेयर जो है वो बढ़ाया जा सकता है। और इस कहानी को ऐसे आप समझिए कि चीन ने जो है जो इंटरनेशनल आपका टेलीकम्युनिकेशन यूनिटी है, उसमें 2 लाख सैटेलाइट्स के लिए का नेटवर्क बनाने के लिए, जैसे स्टेलियन बोलते हैं, उसके लिए चीन आवेदन कर चुका है। 2 लाख सैटेलाइट्स का आवेदन है। कितने साल में वो ये नेटवर्क क्रिएट करेगा ये अलग चीज़ है, लेकिन उसके एप्लीकेशन 2 लाख सैटेलाइट्स की हैं। भारत अभी इस पूरे मार्केट में बहुत एक मिनिस्क्यूल प्लेयर है, उतना बड़ा प्लेयर नहीं है। अब सरकार चाहती है कि प्राइवेट कंपनियां भी इस धंधे में उतरें और सरकार भी अपनी तरफ से वो कोशिश कर रही है। तो एक बड़ा मार्केट जो शेयर है उसको कैप्चर करने की दरअसल लड़ाई है, और ये मार्केट अपने आप में बहुत बड़ा है। अभी भारत को विदेशी सैटेलाइट से तमाम चीज़ों को सर्विसेज को उधार लेना पड़ता है।
तो सैटकॉम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन से इतर बहुत सारी चीज़ें हैं, जीपीएस है, आपका वेदर फोरकास्टिंग है, डिफेंस है, ये तमाम चीज़ें जिस तरह से दुनिया पिछले अगर आप 1.5-2 साल को देखेंगे या रूस की लड़ाई के वक्त से अगर आप उसको पकड़ लीजिए, तो तब से दुनिया का जो वॉरफेयर है वो बहुत हद तक चेंज हो चुका है। और माना ये जाता है कि अभी जब ईरान की और अमेरिका की लड़ाई हुई है तो उसमें चीन ने अपने सैटेलाइट से ईरान को इस बात की लाइव जो है वो इमेजरी प्रोवाइड की है कि अमेरिकन बेसिस कहाँ कहाँ हैं, उनमें क्या क्या एसेट्स हैं। और उसी के बूते पर जो सटीक स्ट्राइक करने में ईरान सफल रहा है, इसको लेके कई रिपोर्ट्स आई हैं। तो अब भारत चूंकि इस पूरे मार्केट में अपनी पैठ भी बनाना चाहता है और अपनी सिक्योरिटी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको सुरक्षित करना चाहता है। तो बाजार बड़ा है, रिलायंस इसमें दरअसल अब अरबों डॉलर का गेम प्ले करने की तैयारी कर रही है। मुकेश अंबानी का बड़ा प्लान है इसमें जी। सर एक सवाल मेरे मन में अभी ये आ रहा है कि जब रिलायंस की एंट्री होगी तो और जो देश के जितने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जैसे अडानी हो गए, तमाम लोग हैं, वो भी आ सकते हैं क्या इस सेक्टर में? बिल्कुल, न केवल अदानी आ सकते हैं, टाटा जैसा बड़ा ग्रुप भी आ सकता है, दूसरे कंपनियां भी जो पर्टिकुलरली स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं। और सरकार ने हाल में ही, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, स्पेस सेक्टर को भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए इसी वजह से खोला ताकि नई कंपनियां आकर अपने इसरो की तरह से, अभी भारत में इसरो ही सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करते, तो उस तरह का पूरा एक नेटवर्क जो है वो बनाने की सरकार की तैयारी है जी। जैसा अमेरिका में भी देखने को मिलता है सर, जैसे जो एलन मस्क आपको करते हैं, खुद के दम पर करते हैं, वैसा सरकार चाह रही कि यहाँ भी जो है कुछ लोग आगे बढ़ें और जो है देश को आगे इस क्षेत्र में ले जाएं। लेकिन क्या करेगा ये प्रोजेक्ट, एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए। सीधे सैटेलाइट से जो इंटरनेट प्रोवाइड होगा, गाँव, पहाड़ और रिमोट एरियाज़ में जो है हाई स्पीड कनेक्टिविटी की जो समस्याएँ थी, कहा जा रहा है कि इससे जो है वो दूर होती हुई नजर आएगी। मोबाइल टावर पर जो डिपेंडेंसी है वो भी कम होने की बात कही जा रही। तो ये रहा अपडेट। तो आज के लिए मनी सेंट्रल में बस इतना ही। प्रवीण सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नहीं।